तो ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये पूरा एक फॉर्मेट जो है एक पेज के ऊपर मैं दिखा रहा हूं, वही 6 शीर्षक है। यदि आप देखेंगे, ये पहला शीर्षक, दूसरा शीर्षक, तीसरा शीर्षक, चौथा शीर्षक, पांचवा शीर्षक और ये छठा शीर्षक। ये 6 जो हेडिंग है, इन्हीं 6 हेडिंग में आपको क्या करना है, अलग अलग आइटम यहाँ पर आपको दिखाने हैं। तो वो 6 हेडिंग यहाँ आपके सामने दिखाए हुए हैं। एक पेज के ऊपर में मैंने पहले पूरा आपको फॉर्मेट दिखा दिया कि इस तरीके से बनाया जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। देखो, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। पिछले साल के रिपोर्टिंग पीरियड के फिगर यहाँ पर दिखाने, चालू वर्ष यानी करंट ईयर के रिपोर्टिंग पीरियड आपको यहाँ पर दिखाने। आप देखेंगे द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एज फॉलोज। जो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसका पार्ट फर्स्ट जो भाग 1 है, उसमें अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, इस तुलन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है और वो फॉर्मेट आपके सामने है। यदि मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, ये आपके सामने है पूरा फॉर्मेट, देखेंगे आप। फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ये नोट नंबर है। जो टिप्पणियां आपको डिटेल आपको देनी है वो नोट के माध्यम से आप देंगे। इसमें भी वो का वही है। सबसे पहले है इक्विटी लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड जिसको एसएचएफ बोला था। फिर ये है दूसरा आपका सेम्पा, जिसको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मैंने बोला है। फिर ये है एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी और फिर ये है सीएल करंट लायबिलिटी। ये 4 शीर्षक आपके इक्विटी लायबिलिटी में जो शोर शराबा नहीं चलेगा, जो मैंने अभी आपको वर्ड पूरी लाइन बताई थी, उसमें से शोर शराबा नहीं चलेगा, जो 4 वर्ड्स है उससे रिलेटेड ये आपका पूरा इक्विटी लायबिलिटी यानी समता एवं दायित्व बनते हैं। वही बात है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो शेयर वारंट के प्रति प्राप्त धन है वो आ जाएगा। फिर सेम्पा आपको मैं समझा ही चुका हूं। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब होता है जो दीर्घकालीन आपने ऋण लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे वो ऋण पत्र हो, डिबेंचर्स हो, वो आपके यहाँ आ जाएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट वाली क्या होता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो अन्य दीर्घकालीन दायित्व है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो दीर्घकालीन प्रावधान है वो दिखाए जाएंगे। फिर करंट लायबिलिटीज में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जो अल्पकालीन आपने ऋण ले रखे हैं, ट्रेड पेएबल व्यापारिक देय हो गए, अन्य अदर करंट लायबिलिटीज अन्य जो आपके चालू दायित्व वो आ गए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो वो प्रोविजन जो अल्पकाल के लिए आपने बनाए प्रावधान है वो यहां पर आ जाएंगे। और इसका हम क्या कर लेंगे, यहां पर योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। जब आप टोटल करोगे तो जो राशि यहां पर आएगी वही राशि किससे मैच होनी चाहिए, उसका मिलान किससे होना चाहिए, संपत्ति पक्ष के जो आप संपत्तियां इसके बाद में दिखाने वाले हो उसके योग से, और ये वाला योग दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। अब आगे चलेंगे हम। संपत्ति आ गई। ये देखिए असेट्स में 2 होती है, नॉन करंट असेट जिसको एनसीए बोलते हैं और दूसरा होता है करंट असेट जिसको सीए बोलते हैं। और इसके बाद में इसका भी क्या कर रखा है, योग कर रखा है। ये योग और समता एवं दायित्वों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यदि मैं यहां पर देखूं नॉन करंट असेट्स में आपका क्या क्या है, सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स जिसको मैं बता ही चुका था, स्थायी संपत्ति है। उसमें टेंजिबल मूर्त परिसंपत्तियां जिसको आप बोलते हो, इंटेंजिबल अमूर्त परिसंपत्तियां, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चालू पूंजी कार्य जो कार्य अभी तक चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ ऐसी संपत्ति, और इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट यानी जो विकासाधीन है अभी उसके ऊपर काम चल रहा है वो अभी तक संपत्ति के रूप में तैयार नहीं हुई है, उसको हम क्या करते हैं यहां पर दिखाते हैं। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे विनियोग जो दीर्घकाल के लिए किए गए। डेफर्ड टैक्स असेट्स यानी आस्थगित कर जो संपत्ति है, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। नॉन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम है वो आपके करंट असेट्स में यदि ऋण अग्रिम दिए गए तो, और अदर नॉन करंट असेट्स जो अन्य चालू गैर चालू संपत्तियां हैं वो यहां पर दिखाई जाती है। करंट असेट्स में आपके करंट इन्वेस्टमेंट आ गए, चालू निवेश आ गया, चालू विनियोग आ गए, इन्वेंट्रीज जिसको रहतिया बोलते हैं वो आ गया, ट्रेड रिसीबल व्यापारिक प्राप्य आ गए,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक या रोकड़ व रोकड़ समतुल्य आप बोल सकते हो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो अल्पकालीन ऋण व अग्रिम है वो आ गया, और अदर करंट असेट्स जो कि आपका अन्य चालू संपत्तियां है वो आ गई। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि ये शीर्षक आपको याद रखने हैं, और शीर्षकों के बाद में उसमें जो उपशीर्षक होते हैं उसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये उपशीर्षक किस शीर्षक के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहां बहुत सी बार प्रश्न में आपको कुछ मददें दे दी जाती है और बोला जाता है इसके शीर्षक और उपशीर्षक के बारे में बताइए। तो शीर्षक तो आपके 6 में आपको बता चुका हूं, उसके बाद में जो ये उपशीर्षक है इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारे एक तरीके से मदों को दिखाते हैं। जैसे देनदार, आपसे पूछा जाए देनदार का शीर्षक क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, और सॉरी उपशीर्षक क्या हो गया, उपशीर्षक का मतलब सब हेडिंग क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल यानी व्यापारिक देय, व्यापारिक प्राप्य हो गया, और आपका शीर्षक क्या हो गया, हेडिंग क्या हो गया, करंट असेट्स यानी सीए चालू संपत्तियां हो गया। तो इस तरीके से आपको शीर्षक और उपशीर्षकों को यहां पर ध्यान रखना है, हेडिंग और सब हेडिंग को ध्यान में रखना है। एक लाइन जो मैं आपको अभी बता चुका था थोड़ी देर पहले, वो शोर शराबा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो मैंने आपसे बात की थी अभी, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो उस लाइन के अनुसार आप 6 शीर्षक आप इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में अच्छे से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, और उपशीर्षकों को फिर उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है शीर्षक के अनुसार। तो ये पूरा जो है मैंने आज आपको फॉर्मेट सिखाया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि किस तरीके से किसी कंपनी का तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट को हम बनाते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।